Hello dear friends, welcome to IFS. So in this lecture we will start our new and most important definition for real analysis course, that is a function. कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है, आपने 11-12 से ही देखा होगा कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो फंक्शन इज लाइक एन ऑपरेटर कि वहाँ पे हम कुछ देते हैं और वो हमें आउटपुट में कुछ देता है। जैसे कि आप कहीं भी जाइए, किसी कंपनी में जाइए, कहीं पे फैक्ट्री में जाइए, बहुत सारे मशीन्स होते हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, उस मशीन को कुछ इनपुट देते हैं, कुछ उस मशीन में डालते हैं और मशीन हमें आउटपुट में कुछ अलग सा बना के देता है। उस इनपुट को क्या करता है, अलग सा कुछ बना के देता है। दैट इज माई ऑपरेटर। ओके, तो फंक्शन भी क्या करता है, फंक्शन भी एक ऑपरेटर का काम करता है, जहां पे आप कुछ उसको देंगे और वो आपको आउटपुट में कुछ देगा, राइट। तो जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा है, डोमेन्स, जो डोमेन्स रहते हैं वो आपने 11-12 में ही देखा होगा। ये भी कंसेप्ट, डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी आपने ये कंसेप्ट देखे होंगे। बट बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए दो सेट्स चाहिए होते। तो सेट्स के बारे में तो हमने बेसिकली अभी तक देख लिया है कि सेट्स कैसे होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज कुछ देखी है हमने, फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेंगे। बट बिफोर दैट वी विल जस्ट डिफाइन व्हाट इज अ फंक्शन फ्रॉम एनी सेट टू अनदर सेट। जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शन को हम कुछ देंगे, तो कुछ देने के लिए मेरे पास पहले कुछ होना चाहिए। ओके, अगर मुझे फंक्शन में कुछ डालना है तो उसमें डालने के लिए मेरे पास पहले कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई सेट होना चाहिए, राइट। और जब मैं फंक्शन में वो डालूंगा, फंक्शन मुझे बाहर और कुछ देगा। ओके, तो वो जो बाहर मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं मैं किसी सेट में डालता रहूंगा कि मैं इस सेट से कुछ एलिमेंट्स उठा रहा हूं, फंक्शन में डाल रहा हूं, फंक्शन मुझे कुछ और दे रहा है जो मैं दूसरे सेट में डाल रहा हूं। ओके, and that will be my domain codomain. So now let us define first of all what is a function. Okay, so function, let us write down the definition. Okay, so let A and B be any two non-empty sets, then a rule which associates to each member x of a member y of b, or you can say each member which associate to each member, or you can say which associate each member of a to which associate each member of a to a member of y, to a member b, sorry, to member y of b. ओके, सो क्या करता है वो, दिस इज स्पेशल टाइप कि वहां पे वो क्या रहा है कि आप कोई एक एलिमेंट दोगे, आप कोई एक एलिमेंट फंक्शन को दोगे तो आपको वो बाहर एक ही एलिमेंट देगा, वो दो एलिमेंट बिल्कुल नहीं देगा। ओके, विच एसोसिएट ईच मेंबर ऑफ ए टू ए मेंबर ऑफ वाई, यू कैन से टू ए यूनिक मेंबर ऑफ वाई। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, ईच मेंबर एक्स ऑफ ए टू unique member y of b. Okay, such a rule or correspondence denoted by f, under which each element x of a, each element x of a, there corresponds exactly one element of y of the set b is called a function, is called a function. ओके, और इसको नोटेशन नोट कैसे करते हैं, नोटेशन बेसिक सा पार्ट है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
f is a function from a to b. Okay, f is a function from a to b. It is denoted like this, that is f is a mapping or a function from a to, okay. Note, write down the note which says the very first one, a function is a special type of relation in which each element of A is pair with exactly one element of in the B. Okay, तो फंक्शन क्या है? पेयर. दैट मीन्स अगर A to B है, belongs to F है. What is F? F is a function which is the one kind of relation, special kind of relation, such that F of A will be equals to B, right? That is, you can say that is, if A comma B belongs to F, where my F is what? F is a relation. This implies that F of A is equals to B. तो रिलेशन में क्या है? जैसे कि रिलेशन आपने देखा है, रिलेशन A comma B belongs to R, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है वो रिलेशन होता है. रिलेशन में क्या होता है? ए बी को पेयर है, ए सी को पेयर है, ऐसा भी होता है. पहला एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर हमने डिफाइन किया है, वो जो ऑर्डर है वो अब फिक्स हो चुकी है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो किसी एक के साथ ही पेयर होगा. वो अगर दो के साथ पेयर होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन की डेफिनेशन, अब फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज अनदर डेफिनेशन. ओके, यू कैन यूज इट एज अ टूल. कि किसी भी सेट, किसी भी जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप ये टूल यूज कर सकते हो. A function is a special type of relation in which every element of A is paired with exactly one element of B. That means A का दो कंडीशन है. A का हर एक एलिमेंट पेयर होना चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन है. ईच एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट पेयर होना चाहिए, और जितने भी एक एलिमेंट्स है वो B के एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स के साथ ही पेयर होना चाहिए. दैट मीन्स AB अगर F में है, दिस इंप्लाइज दैट AC डज नॉट बिलोंग्स टू F. AC does not belong, because A B के साथ होता है तो A C के साथ कभी पेयर नहीं होगा. ओके, ये हो सकता है A B के साथ है तो दूसरा कोई एलिमेंट D इज आल्सो पेयर विद B. ओके, ये पॉसिबल है. सेकंड के बारे में कंडीशन है फर्स्ट के बारे में, कि फर्स्ट जो होगा वो एक कोई पेयर होगा. दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ये बेसिक डेफिनेशन है जो 11-12 में ही होती है, राइट? सो जो हमारा फंक्शन है उसमें हमने दो सेट्स ले लिए. लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ऐसा हमने डिफाइन कर लिया है. तो जो सेट्स है वो सेट्स को कहते क्या है? व्हाट इज A, व्हाट इज B? ओके, सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशंस. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, तो फिर यहां पे क्या है? व्हाट इज डोमेन? द फर्स्ट डेफिनेशन, द सेट A is called the domain of the function. The set A is called domain of the function. Okay, तो F is a map from A to B. जहां कहीं भी आपको ये नोटेशन दिखेगा ना, जहां कहीं भी ये नोटेशन दिखेगा वहां पे समझ लेना कि ये जो यहाँ पे दिया है वो डोमेन है. अगर आपको दिया है F फ्रॉम Z टू Z, तो ये जो Z होगा वो आपका डोमेन है. F फ्रॉम R टू Z, यहाँ पे क्या है? ये आपका डोमेन है.
वो जो नोटेशन जिस पोजीशन पे वो है ना, वो डोमेन होता है, ये बात क्लियर कर लीजिए। सो ए इज माय डोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? सेकंड वन, द सेट B is called the codomain of the function. Okay, third one, this is domain, codomain, and the last one, and that is the one of the important again in this topic, that is a range set. तो रेंज क्या है? बिकॉज रेंज एक ऐसी कंसेप्ट है जहां से आपका फंक्शन की जो भी आप एक रहता है कि यस इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना है, आपको फंक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन बनाना है, तो वहां पे आपको रेंज जो होगी वो बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन बनाने में, या फिर जो भी आपको लॉजिक लगाना है जहां पे आप चाहते हो कि यस मुझे कंफ्यूज करना है किसी को इस टॉपिक्स में से, तो आपके पास ये कंसेप्ट रहती है। मेरा मीनिंग ये है कि बेसिकली कि आपको जो इंटरेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है जहां से क्वेश्चंस निकलते हैं हमेशा, अगर आपके ऊपर आपके इसमें अगर किसी फंक्शन के ऊपर स्पेशली आपको क्वेश्चन दिया है, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली रेंज में क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज सेट क्या होती है फंक्शन की? तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ओके, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब बी के वो एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? वो बी का एलिमेंट विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द which are the elements of the image set, we can say which are the elements of the which are we can say which are the image of the elements of the domain A is called the range set of the function yeah, okay, तो इसको डिनोट कैसे कर ले? और यू कैन से लेट अस राइट इट इन द सेट फॉर्म, इट इज रेंज ऑफ f which is same as r of f। क्या है इसमें? सेट को कैसे डिफाइन करना है? कलेक्शन रूल। ये बात आप हमारे रियल का जो एंड का लेक्चर होगा ना वहां तक ध्यान में रखना है कि हमें जब भी सेट डिफाइन करना है क्या करेंगे? हम कलेक्शन ले लेंगे और उसके ऊपर रूल डिफाइन करेंगे। क्लियर कर लीजिए इस बात को, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। सो पहले क्या करना है? कलेक्शन लेना है। कलेक्शन कहां से लेना? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। सो कौन से एलिमेंट्स ले लेंगे? बी के एलिमेंट्स। लेट अस डिफाइन वाई विच इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो कलेक्शन कहां से लेना है? बी सेट से कलेक्शन लेना है, सच दैट which are the image of the elements of the domain। तो डोमेन का कोई एलिमेंट होगा जिसकी इमेज, अगर मेरा x डोमेन का एलिमेंट है तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी? f of x, that will be my that element, that means that will be my y। so क्या होना चाहिए? y belongs to b such that f of x is equals to y, और you can say y is equals to f of x, बिकॉज हमने f of x हमें डिफाइन करना है तो f of x बाद में लिखना है। ओके, y is equals to f of x for some x belongs to a। okay, so this is what, this is a range set। आपको इसको सीक्वेंस में भी यूज करना पड़ेगा, आपको इसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, हर जगह पे आपको जहां कहीं भी आपका फंक्शन आ जाता है वहां पे आपको रेंज सेट का यूज करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए रेंज सेट। इनफैक्ट आप सीक्वेंस की अगर बात करोगे तो आपका टोटल चैप्टर जो है उसका 98% पार्ट जो है वो रेंज सेट में खेलना है। हमें जो भी हमें डील करनी बोलिए या फिर जो भी हमें प्ले करने, जिस एलिमेंट्स के साथ हमें खेलना है वो सारे रेंज सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। तो आपका ये रेंज सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन निकलेगा वो यहां से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेंज सेट, डोमेन एंड कोडोमेन। नाउ लेट अस ड्रॉ वन डायग्राम फॉर द सिंपल डायग्राम है, जस्ट मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको कि जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में होता है।
ओके, तो दीज आर योर डोमेन जहां पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे फाइनाइट ले रहा हूं, बट यू कैन टेक इनफाइनाइट आल्सो। ओके, द रेंज contains some elements। ओके, सो देखिए ताकि मैं बीच वाले कुछ पॉइंट हटा देता हूँ, आई विल द अनदर कलर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेंज सेट। मतलब रेंज सेट में क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो कि किसी एलिमेंट्स की इमेज है। मतलब रेंज सेट के बाहर कोई भी फंक्शन की इमेज नहीं होगी, रेंज सेट के बाहर कोई भी इमेज नहीं होगी। तो ये हमारा रेंज सेट है, दिस इज व्हाट range set। after that you can set range set that is R of f। okay, the second one in blue it will be codomain, this is B which is codomain, and this is A that will be domain। okay, and now अगर आपका फंक्शन है तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन का क्या करना है, हर एक एलिमेंट को मैप कर देना है। तो यहाँ के सारे एलिमेंट जाएंगे, बट कहां पे जाएंगे, एट मस्ट बी इन द रेंज सेट। तो ये सारे एलिमेंट्स आप कहीं ना कहीं मैप कर दीजिए। और ये एक जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट दो जगह पे मैप कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ये रिलेशन के जो रिलेशन में हमने डेफिनेशन डिफाइन की वो एग्जैक्टली वन जगह पे ही मैप करेगा, राइट। तो क्या अगर मैंने इतने पॉइंट्स को अगर मैप कर दिया तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे तीन पॉइंट ऐसे जो कि मैप नहीं हुए अभी तक। तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वो सारे एलिमेंट्स को मैप करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो इसको भी मैप कर लेते हैं किसी भी अलग से पॉइंट्स को। ओके, so now you can say this mapping will be a function f। ओके, तो ये आपका क्या होगा, that will be your function। ओके, सो बेसिकली हमने फंक्शन देखा है। अभी जैसे कि थोड़ा सा हम अभी प्रोबेबिलिटी का जो काउंटिंग का जो मेथड्स होते हैं, जो परम्यूटेशन, नॉट प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ जाता है कि मुझे कोई ए सेट दिया है, कोई बी सेट दिया है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस में कितने डिफाइन कर सकता हूं। ओके, और आगे की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेंगे, बट लेट अस डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ओके, तो कंडीशन क्या है कि ए टू बी, अगर ए की कार्डिनलिटी यम है, बी की कार्डिनलिटी यम है, ओके, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए is equals to m, cardinality of b is equals to m। so now I have to find the number of functions from set a to set b। कितने फंक्शन डिफाइंड कर सकता हूं मैं, जैसे कि f फ्रॉम r टू r अगर मैं लेता हूं, I can define x, x square, x cube, x to the power 4, x to the power 5। ओके, जितने चाहिए उतने फंक्शंस में डिफाइन कर सकता हूं यहाँ पे इनफाइनाइटली मिनीस। तो अगर मेरे पास सेट दिया, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है, इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं फाइनाइट ले लेता हूं तो कोई नंबर ऐसा मुझे फिक्स मिलता है कि मैं बोल सकता हूं कि ए टू बी से इतने फंक्शंस डिफाइंड होंगे। और अगर वो होते हैं तो किस वे से होंगे, अगर वो होते हैं तो किस वे से वो उस उतने नंबर्स के फंक्शंस डिफाइंड हो गए, ये हमें चेक करना है इतने नंबर से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सपोज मेरे पास n एलिमेंट्स है, सॉरी m एलिमेंट्स है इसमें, और इसमें मेरे पास n एलिमेंट्स है। ओके, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, ये मैंने एलिमेंट ले लिया, इसको मुझे मैप करना है। मेरे पास कितने चॉइसेस है मैप करने के लिए, मेरे पास कितने चॉइसेस है मैप करने के लिए, इस एलिमेंट को मैप करने के लिए मेरे पास n चॉइसेस है। कितने, इसको मैं पहले एलिमेंट के साथ भी मैप कर सकता हूं, दूसरे के साथ भी कर सकता हूं, तीसरे के साथ भी कर सकता हूं, चौथे के साथ भी कर सकता हूं। तो मेरे फर्स्ट जो पोजीशन है उसके लिए मेरे पास n पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी कि इसके लिए मैं n मैप डिफाइंड कर सकता हूं। मुझे बाकियों की, उस फंक्शन में मुझे बाकियों की कंडीशन पता नहीं है, बट जैसे कि मैंने सपोज फर्स्ट वाला ये जो एलिमेंट है उसको मैंने यहां तक मैप कर लिया, इस एलिमेंट को फिक्स कर दिया। अब दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि इसको कहां से मैप कर ले। फंक्शन क्या कहता है कि अगर मेरा ये यहां तक जाता है, कंडीशन बस यही है कि इसको अगर यहां पे जाएगा तो एट ए टाइम वो नीचे नहीं आएगा,
वो एक ही जगह पे मैप करेगा, दूसरे पे ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखी है उसने। पहला जो है वो किसी एक को मैप करता है तो वो दूसरे की तरफ वही एलिमेंट दूसरे को मैप नहीं करेगा, एक एलिमेंट दो जगह पे मैप नहीं करेगा, यही कंडीशन है बस। एक को मैंने ले लिया, एक की जगह पे मैप कर लिया, अब दूसरे को ले लेके मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे को मैं बोलूंगा कि यस मेरा दूसरा है, वो कहीं पे फिर से कहीं पे जा सकता है, वो यहाँ पे भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो अगर मैंने इसको एक ही कंडीशन ले ली कि इसको यहाँ पे मैप कर लिया, तो दूसरे के मेरे पास n पॉसिबिलिटीज रहती है, तो इसको मैं क्या करूंगा n इंटू 1 हो जाएगा। फिर से तीसरे को भी मेरे क्या करेगा, मैं सारे फिर से n पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो इसको भी n हो जाती है। मैंने पहले को फिक्स रखा है, देखिए ध्यान में रखिए, मैंने पहले को फिक्स रखा है, चौथा नंबर को देख ले, उसको फिर से क्या आ जाएगी, n पॉसिबिलिटी आ जाती है। इतने कितने नंबर से हमारे पास m टाइम्स हो जाता है वो, ओके n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, जहां पे मैंने पहले को फिक्स करके बाकी सारे में देख रहा था। अब पहले की पॉसिबिलिटीज क्या है, पहले की भी कितनी है, पहले को मैंने सिर्फ 1 को फिक्स किया था, अब मैं उसको दूसरी की तरफ लेके जाऊंगा, तीसरी तरफ लेके जा सकता हूँ, चौथी तरफ लेके जा सकता हूँ, तो पहले को भी कितने हैं, यम है। तो टोटल जो मल्टीप्लीकेशन में ले रहा हूं वो हर जगह पे हर पोजीशन है मेरे टोटल यम मल्टीप्लीकेशन है, पोजीशन जो है वो यम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है और हर जगह पे मेरा यन है। तो यन को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यम टाइम्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n टू द पावर। तो आपको अगर यम टू यन एक ही कार्डिनेटी आपके पास यम है, यन की बी की कार्डिनेटी यन है, तो यम टू यन के तरफ मल्टीप्लीकेशन अगर आपको लेना है तो आपको कितने मैप डिफाइन करने पड़ेंगे, कितने मैप डिफाइन कर सकते हो आप, यन टू द पावर यम, मतलब कोडोमेन का सेट देखिए उसकी कार्डिनेटी लिख दीजिए और उसके ऊपर पावर में ले लीजिए डोमेन की कार्डिनलिटी। ओके, एंड दिस इज योर फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, यही से फॉर्मूला आपका बन गया, राइट। सो let us write down that topic, that is counting number of functions from a to b, right? Number of functions from a to b. So counting number of functions from a to b. Okay, so it says let cardinality of a is equals to m and cardinality of b is equals to n. Okay, cardinality of a is equals to m, cardinality of b is equals to n. Then the number of function from a to b is, number of functions from a to b is what, cardinality of b to the power cardinality of a, that is n to the power, ओके n टू द पावर m। इतने फंक्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब अगर आपने पहला सेट ले लिया ए बी सी और दूसरा सेट ले लिया 1 2, तो आप यहाँ पे अगर मुझे इस सेट से इस सेट तक फंक्शन बोल रहा हूं मैं, रिलेशन नहीं बोल रहा हूं। ओके, अगर आप रिलेशन देख लोगे तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग से फॉर्मूले, बट उसके कोई जरूरत नहीं पड़ती। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस, ओके, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ क्यू सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके सारे फॉर्मूलेज भी बेसिक्स आपको आराम से भी वो भी मिल जाएंगे, उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती, बट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। सो 3 2, यहाँ पे आप कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, टोटल फंक्शंस 8 है। कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, टोटल 8 फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। Okay, so this is the number of functions from a to b. Let us take one example. So it says, example we have, let cardinality of a is equals to 3 and cardinality of b is equals to 5, then find the number of functions from a to b
find the number of functions from A to B. Okay, so here in solution we have let cardinality of A is equals to m, that is equals to, okay, or let us define the formula, write down the formula. If cardinality of A is equals to m and cardinality of B is equals to n, then I will define the another set, that is capital F, such that, okay, and capital F is equals to all F, कैपिटल F इज इक्वल्स टू आई एम डिफाइनिंग ऑल F. थोड़ा सा अलग सा सेट में डिफाइन कर रहा हूं. मैं क्या ले रहा हूं, सारे फंक्शन कलेक्शन में क्या लिया, सारे फंक्शन, पूरे यूनिवर्स में जितने फंक्शंस डिफाइंड हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस, उस पर मैंने रूल डिफाइन किया सच दैट F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. ओके, तो वो सारे फंक्शन जिनका डोमेन A है एंड कोडोमेन B है वो इस सेट में चले जाएंगे. देन what I have, cardinality of F will be equals to m to the power m. ये क्या कहता है, ये सेट क्या कहता है, वो सारे फंक्शन जिनका डोमेन ये है एंड कोडोमेन भी है. और उसका फॉर्मूला में पता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B n to the power m है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m to the power n to the power m. Okay, so what is m will be equals to, m will be equals to 3 and n will be equals to 5. therefore cardinality of, हमारा टारगेट तो यही है ना, हमें कार्डिनलिटी ऑफ f निकालनी है. कार्डिनलिटी ऑफ f मींस नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B which is same as n to the power m. so 5 to the power 3, that will be equals to 125. okay, so this is your number of functions. Another example, question number 2. Let cardinality of A is equals to m and cardinality of B is equals to n. Okay, now define f1, capital F1 मैंने डिफाइन किया, set of all functions f from, f is a function from A to B, be a function. Okay, and capital F2, that is set of all functions from, what will be that function will be, or you can say yes, let us take, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखिए सिर्फ कलेक्शन हमने डिफाइन किया है तो उसका नोटेशन हम कुछ भी ले सकते हैं. सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम B to A. ओके, बी अ फंक्शन. तो ये दोनों सेट्स मैंने डिफाइन किए, f1 एंड f2, ये दोनों सेट्स मैंने डिफाइन कर लिया. मुझे करना क्या है, देन फाइंड नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम f1, सॉरी लेट अस टेक f2 to f1. कोई प्रॉब्लम नहीं, f2 to f1 ले लीजिए या फिर f1 to f2 ले लीजिए. नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम f2 to f1 is, क्या आ जाएगा वो, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम f2 to f1 is what, the options. let us take option. ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है m to the power n to the power n. ऑप्शन बी है n to the power m to the power n plus 1. ऑप्शन सी है m to the power n to the power m plus 1. ऑप्शन डी n to the power m to the power n. ओके, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन करने हैं f2 to f1. पहले हमें देखिए, सिंपल सी बात है, आपको दिखने में दिखेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. प्रोसीजर से जाइए, सिंपल फॉर्मूला निकलेगा आपके लिए, डायरेक्टली फॉर्मूला ही निकलेगा इसका. कैसे निकलता है देख लेते हैं. अभी क्या करना है इसमें, देखिए मुझे निकालना है f2 to f1 के जितने भी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं वो निकालने हैं. इसके सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ f1 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ f2, ये इसका फॉर्मूला है. और कार्डिनलिटी ऑफ f1 मतलब f1 के सारे फंक्शंस, f1 में जितने फंक्शन आते हैं वो सारे फंक्शंस टू द पावर f2 में जितने फंक्शंस आते हैं वो सारे फंक्शन.
तो वही निकालना है ना हमें बस। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं f1 एंड f2 के। तो सॉल्यूशन, हियर cardinality of A is equals to m, cardinality of B is equals to n, therefore cardinality of f1, ओके। तो f1 क्या है, फंक्शन फ्रॉम A टू B, सो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ B टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, दैट इज n टू द पावर m। what is mod of, sorry, what is cardinality of f2, that is cardinality of A to the power cardinality of B, okay, A to B, right, codomain to domain, that will be m to the power m। तो आपके पास दो सेट्स आ गए। नाउ consider capital F such that all functions such that f is a function from f2 to f1, okay। So then I can say that then cardinality of f will be equals to cardinality of f1 to the power cardinality of f2। वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ f1, दैट इज n टू द पावर m होल टू द पावर m टू द पावर m, ओके। एंड a टू द पावर b टू द पावर c अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, a टू द पावर b टू द पावर c, दैट इज सेम एज, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है, ओके। एक बार इसको भी क्लियर कर लीजिए, हम क्लियर कर लेते हैं इसको। a टू द पावर b टू द पावर c अगर होता है तो इसका क्या है, हम बोलते हैं कि x टू द पावर n, इसका मीनिंग क्या होता है, x इंटू अप टू x n टाइम्स। यहाँ पे टू द पावर c है तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर b अप टू a टू द पावर b, हाउ मेनी टाइम्स, c टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, c टाइम्स, राइट। तो ये क्या आ गया फिर, दैट इज a टू द पावर b, यहाँ पे सबका बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन होगी। तो a टू द पावर b प्लस b प्लस b प्लस अप टू प्लस b, हाउ मेनी टाइम्स, c टाइम्स, दैट इज a टू द पावर bc। तो जब पावर का पावर होता है तो पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर का पावर होता है तो पावर में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो इसको थोड़ा सा नोट में रख देता हूं मैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो दैट विल बी सेम एज, देखिए मैं यहाँ पे उसका नोट लिख देता हूं, a to the power b to the power c is same as a to the power b into a to the power b into a to the power b into a to the power b, how many times, c times, okay, which is same as a to the power b plus b plus b plus so on plus b, how many times, again same c times, which is same as a to the power b times c, that is a to the power bc, okay। तो a to the power b to the power c will be a to the power bc। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो that will be equals to n to the power, n to the power, देखिए इसको आप c मान लीजिए एंड इसको b मान लीजिए, ओके। तो that will be same as n to the power m into m to the power n, which is equals to n to the power m to the power, देखिए अब इन दोनों का m को बेस देख लीजिए, पावर में एक के 1 एक के n, तो पावर में क्या होगी, बेस सेम है तो पावर में एडिशन होती है, तो which is same as n to the power m to the power n plus 1, this is cardinality of f। so therefore number of functions from f2 to f1 is, number of functions from f2 to f1 is n to the power m to the power n plus 1, okay। so m to the power n to the power m plus 1, this will be your answer, okay। so this is नंबर ऑफ फंक्शन। सिंपल लॉजिक क्या लगाना है कि इसमें मेरे m एलिमेंट्स है, इसमें मेरे n है, तो हर एक एलिमेंट हर एक के लिए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है n, इसके लिए है n, इसके लिए है n, इसके लिए है n, और ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड दैट विल बी n टू द पावर, ओके। यही लॉजिक है, इससे आपको नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे। नाउ
अब आगे जाके हम थोड़े से और फंक्शन देखेंगे जहां पे हम कुछ सर्टेन कंडीशन रखेंगे, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 को मैप किया एबीसी को, एंड मैंने कंडीशन डाल दी कि नहीं मेरा एफ ऑफ 1 जो होगा वो मुझे ए ही चाहिए, मुझे वो सारे फंक्शन चाहिए जिसमें एफ ऑफ 1 क्या होगा, ए ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो उसमें कौन सी कंडीशन है, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है n टू द पावर n ये यूज नहीं होगा, वहां पे हमें ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा, n टू द पावर m कैसे आता है ये वाला लॉजिक। ओके, सो नाउ लेट अस डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन रिगार्डिंग टू द मैपिंग। जो मैपिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन दो टाइप्स का होता है। एक तो रहता है कि जो मैप किस वे में हो रहा है, किस तरीके से वो जो हरकत जो कर रहा है फंक्शन वो किस तरीके से कर रहा है, कहाँ पे वो स्पेशलिटी दिख रही है, तो वो एक मैपिंग का एक क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि फंक्शन किस टाइप का बना है, फंक्शन किस टाइप का बना है, जैसे कि पॉलिनोमियल है या फिर अलजेब्राइक फंक्शन है या फिर पीरियोडिक फंक्शन है, इवन है, ऑड है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है। वो एक अलग वाला क्लासिफिकेशन है, ये एक अलग वाला क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ लेट अस डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। Classification of functions. Okay, so now on the basis of mapping of elements, there are 5 types of function. There are 5 types of function. Okay, the very first one, that is one-to-one function. First is what? One-to-one function, that is injective function. The second one, many-to-one function. That is a third one, onto function. You can also say that surjective function. The next one, number 4, is into function. And the last one, that is one onto function, that is bijective function. Okay, so these are 5 types of function जो कि मैपिंग जिस वे से हो रही है एज अ एलिमेंट में देख रहा हूं, हर एक एलिमेंट किस तरफ जा रहा है, हर एक एलिमेंट किस तरफ जा रहा है, इसका थोड़ा सा आप ग्राफिकल अप्रोच अगर देखोगे, यहां से हम थोड़ा सा ग्राफिकल वे में स्टार्ट करेंगे किसी भी कंसेप्ट को देखना। तो कोई भी टॉपिक है, कोई भी सेट्स है, उस सेट्स के एलिमेंट्स को किस वे में वो मैप कर रहा है, क्या वो दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पे मैप कर रहा है, या फिर वो हमेशा कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो वो दोनों एलिमेंट्स को अलग जगह पे मैप करेगा, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर कि उसका जो कोडोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट को फंक्शन मैप कर रहा है, उसके हर एक एलिमेंट को इमेज सेट में आ रहा है, या फिर कोई सेट है, कोई एलिमेंट है जिसके लिए फंक्शन का जो डोमेन है उस डोमेन का एक भी एलिमेंट उस एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा है, तो ये ऐसी भी कोई कंडीशन है। और जैसे कि मैंने बोला कि दो एलिमेंट्स है जो हमेशा दो अलग एलिमेंट्स को मैप करेंगे, एंड साथ ही साथ कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज की डेफिनेशन हम आगे जाके देख लेंगे। तो ये सम काइंड ऑफ फंक्शंस है जिसको हमने लिस्ट कर लिया है कि 1 1 है या फिर ऑन टू है या मेनी टू वन है या इनटू है या फिर बाइजेक्टिव है। तो नाउ लेट अस डिफाइन और डिस्कस one by one. Okay, so the very first one, that is one function, one in bracket injective function. Okay, so injective function, so in that let us define one function. first of all उसकी बात करने जाए
तो क्या होता है उसमें, जैसे कि अगर फंक्शन में कोई भी लेता हूं, ओके, एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को जो भी डिनोट करते हैं इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वन वन का मीनिंग क्या है? सिंपल, वन वन मतलब मैं कोई पॉइंट लेता हूं, उसको अगर किसी के इमेज उसको कहीं पे सेंड कर देता हूं, तो दूसरा अगर मैं कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने उठा लिया तो उसको भी मैं किसी और को डिफाइन कर लूंगा। ओके, मतलब दो अलग पॉइंट ले लिए तो उनकी इमेज को जाने के लिए वो अलग से ही जाएंगे। ओके, मतलब अगर मेरा x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 अगर होगा, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देन f of x1 is not equals to f of x2, f of x1 is not equals to f of x2। ओके, मैंने पॉइंट्स डिफरेंट ले लिए, इमेज भी डिफरेंट आ जाएगी। दैट विल बी माय वन वन फंक्शन, राइट? let us write down the definition. What is one one function? A function f from a to b is said to be one one function is said to be one one function if distinct elements of the domain have distinct image in the codomain। ओके, सो डोमेन में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो उनकी इमेजेस क्या होगी? डिस्टिंक्ट हो जाएगी। दैट इज f is 1 1 if and only if distinct images, okay, distinct elements of the domain, so domain distinct लेंगे, that means x1 is not equals to x2। डोमेन क्या क्या मैंने डोमेन के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट लिए, उसका मीनिंग क्या हुआ? इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आएगी। ओके, अगर ये होता है तो वो क्या बन जाता है? वन वन बन जाता है। अब देखिए इसका ही आप देखिए, P इंप्लाइज Q अगर होता है, P इंप्लाइज Q होता है तो क्या होता है? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो देखिए यहां पे क्या है? P इंप्लाइज Q, सो निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ Q क्या है? Q ये है तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा? अगर इक्वल है तो नॉट इक्वल टू आ जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू है तो इक्वल आ जाएगा। सो निगेटिव निगेशन ऑफ Q, that is you can say, or f of x1 is equals to f of x2। f of x1 देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला है कि वो सारे स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या रहता है, किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स क्या रहता है, इफ एंड देन का कॉन्वर्स क्या रहेगा, राइट? ये नेसेसरी क्या है, सफिशिएंट क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट क्या है, इफ एंड ओनली इफ क्या है, ये सारे स्टेटमेंट को मैंने अच्छे से क्लियर करने के लिए पहले लेक्चर में बोला था, और उसका यूज हमने यहाँ पे किया है। P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ओके, सो वो हमने यहाँ पे यूज किया, इसका निगेशन ले लिया, इंप्लाइज इसका निगेशन, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। मीनिंग क्या होता है अभी इसका देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहता है? अगर दो पॉइंट्स की इमेजेस सेम है, दो पॉइंट्स की इमेजेस सेम है तो पॉइंट्स भी सेम बनते हैं, राइट? क्या हुआ इसका मीनिंग? यहां पे मैं लिख लेता हूं कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का, P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P। ओके, तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना था? यूज करना था। ओके, तो दिस इज डेफिनेशन फॉर वन वन ऑन टू, सॉरी जस्ट अ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का अगर आप डायग्रामेटिकली देखने जाओगे तो वो कैसे दिखेगी? लेट अस टेक टू सेट्स, okay, two sets. So I will take some elements here, that is
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लूंगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो इसमें से मैं कुछ पॉइंट कम कर देता हूँ, बिकॉज हमें सिंपल मैप डिफाइन करना है, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाना है, एक आइडिया के लिए। ओके, सो 1 2 3 4, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5। क्या करना है, यहां से मैप उठा लीजिए और कहां पे डालना है, यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट लिए मैं, ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो इनकी इमेज भी क्या आ जाएगी, डिस्टिंक्ट। इमेज डिस्टिंक्ट मतलब ये अगर यहाँ पे जा रहा है तो इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं भेज सकता, अगर ये भेज दिया मैंने तो वो वनवननेस जो है वो चली जाएगी, राइट। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया, दैट इज माई वन वन फंक्शन, राइट। So this map f is 1 1. This is take A B. अगर मैं दूसरा सेट ले लेता हूं, ओके, जहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे ले लिए और यहां पे मैंने पॉइंट्स ले लिए, okay, let us take, these are some points, here is another points 1 2 3 4, okay, and now let us define a map between them। ओके, सो मैं मैप डिफाइन कैसे भी करूंगा, देखिए जो मेरी मर्जी हो वो मैंने मैप डिफाइन कर लिया, ओके। और अब ये पॉइंट्स रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। ये इस पॉइंट में देखिए, अब आप, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, डोमेन कोडोमेन है। फंक्शन डिफाइंड होने के लिए सारे पॉइंट्स की इमेज होनी चाहिए, तो मुझे इसकी इमेज लेनी है। और अगर मुझे वन वननेस चाहिए तो मुझे इसके लिए कोई और एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कोई और एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, तब जाके मैं वन वन डिफाइन करूंगा। बिकॉज अगर मैं किसी और कोई भी पॉइंट को अगर मैं मैप डिफाइंड इससे कर रहा हूं तो वहां पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनकी इमेजेस सेम हो रही है, तो इस वजह से वहां पे वन वननेस जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए करना क्या है कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के लिए मुझे नया पॉइंट चाहिए, बट ये नहीं है। सो लेट अस टेक दिस मैप एंड हियर इज f इज नॉट 1 1। तो यहां से आपको एक प्रॉपर्टी क्या दिख रही होगी, यही कि अगर मेरे पास a एंड b दोनों सेट्स हैं, मुझे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस a में मेरे पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स अलग पॉइंट्स को जा रहे हैं, b के अलग पॉइंट्स को जा रहे हैं। तो b में एटलीस्ट जितने a में पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स होने ही चाहिए, तब जाके वन वन डिफाइंड होगा। b में एटलीस्ट a इतने पॉइंट्स होने ही चाहिए, अगर वो है तभी जाके वन वननेस डिफाइंड होगा। अगर a से कम पॉइंट्स हुए तो जितने b के पॉइंट्स है ना उतने एलिमेंट्स की मैप हम कर सकते हैं, बट उसके आगे वाले जितने a के पॉइंट्स होंगे उसको हम फिर से क्या करना होगा, ऊपर वाले किसी पॉइंट को मैप करना होगा, और उस केस में वन वननेस चली जाती है। तो वन वन के लिए कार्डिनलिटी ऑफ a इज लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ b, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर ये है तो फंक्शन वन वन है, अगर ये नहीं है तो फंक्शन वन वन कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहां से आपको वन वननेस की एक कंडीशन पता चल गई कि फंक्शन वन वन कब होगा। अगर कोई भी फंक्शन वन वन की कब होगा ये तो छोड़िए, बट एग्जिस्टेंस क्या है उसकी, क्या गारंटी है कि वो वन वन होगा या नहीं होगा। ओके, किसी भी सेट से किसी भी सेट तक क्या गारंटी कि वहां पे वन वन फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये गारंटी है कि उसकी कार्डिनलिटी जो है वो एक ही छोटी होनी चाहिए बी से। ओके, तो ये आपके क्या है, वन वन एंड वन वननेस की एक कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग आप टूल बना सकते हो उसको कि यस अगर इस फॉर्म में है तो वन वन फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई ना कोई होगा बट वो वन वन होगा। ओके, तो अब आ जाते हैं हम फिर से सेम टॉपिक पे, कितने वन वन फंक्शन डिफाइंड हो गया अगर मैं ये एंड बी को फाइनाइट सेट ले लेता हूं तो। ओके, इफ इट इज काउंटिंग number of one one functions from a to b,
counting number of 1 functions from A to B. Okay, so here is, let us take, if cardinality of A is equals to m and cardinality of B is equals to n, then the number of one-to-one functions from A to B is, number of one-to-one function from A to B is, what will be that? Okay, that is equals to, डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बोला है कि अगर मेरा m की कार्डिनलिटी, a की जो कार्डिनलिटी है वो b से बड़ी हो गई, m इज ग्रेटर देन n, ओके, तो इस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने बनेंगे? एक भी नहीं बनेगा, दैट इज 0। एंड अगर मेरा m जो है वो n से छोटा है, अगर मेरा m जो है वो n से छोटा है, तो मुझे क्या करना है? कितने फंक्शंस में डिफाइंड कर सकता हूं जो कि 1 है? कितने फंक्शंस में डिफाइंड कर सकता हूं जो कि 1 है? दिस इज m, दिस इज n। कंडीशन क्या है? n इज ग्रेटर इक्वल m। यहां पे आपके m एलिमेंट्स है, यहां पे आपके m एलिमेंट्स है, यहां पे आपके n एलिमेंट्स है। तो 1 के लिए क्या होगा? ये सारे के सारे m एलिमेंट जो होंगे, ये सारे के सारे m एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट m एलिमेंट्स को मैप करेंगे कार्डिनलिटी n जिस सेट की है उस सेट में। b सेट की कार्डिनलिटी क्या है? n है, तो n में से क्या करेंगे? वो m एलिमेंट चूज करेंगे, उनको ही डिस्टिंक्ट m एलिमेंट्स को मैप कर देंगे। मतलब जितने डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस बनेंगे वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो डिस्टिंक्ट m एलिमेंट चूज करेंगे, डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं मैं, अरेंज करेंगे, ओके, उस अरेंजमेंट के फॉर्म में वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे। जैसे कि यहां पे इस सेट को यहां पे डाल दिया, इसको यहां पे ले लिया, इसको यहां पे ले लिया, ओके, इसको यहां पे ले लिया, इसको यहां पे ले लिया, इसको यहां पे ले लिया, और नीचे और 2 एलिमेंट्स है। तो जैसे कि ये कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का भी यहाँ पे खेल देखिए, यहाँ पे वो कहता क्या है? अगर मैं कॉम्बिनेशन को अगर बोल देता कि ये मुझे चूज करने, बस चूज करने और कोई नहीं, अगर चूज करने का मैं बोल देता तो कैसे भी चूज करते, फिर ये टाइप का फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन और इस टाइप का फंक्शन दोनों सेम हो जाते, ये दोनों सेम फंक्शन बन जाते बिकॉज मैं जस्ट चूज कर रहा हूं, मैं उनको बोल नहीं रहा हूं कि चूज करने के बाद मैं उनकी कंडीशन नहीं डाल रहा हूं, मैं उनको अरेंजमेंट नहीं बैठा रहा हूं कि ये इसको जाएगा, उसके बाद ये जो एलिमेंट होगा ये इसको जाएगा, उसके बाद ये एलिमेंट होगा इसको जाएगा। जब मैं चूज करूंगा बस उस टाइम में मैं अरेंजमेंट डिफाइन नहीं करूंगा, बट मुझे अरेंजमेंट डिफाइन करने के बाद मुझे नया फंक्शन मिल रहा है। अगर मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी तो मेरा फंक्शन भी चेंज हो रहा है, और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस फाइंड करने, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑब्वियसली अरेंजमेंट दे लूंगा। n कार्डिनलिटी सेट में, जिस सेट की कार्डिनलिटी n है उसमें मैं m नंबर चूज करता रहूंगा, और चूज मतलब वो भी क्या? अरेंजमेंट को लेके उनकी भी अरेंजमेंट करता रहूंगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वहां पे परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जब अरेंजमेंट की बात आती है, जब अरेंजमेंट का सवाल आता है तो हमें परम्यूटेशन यूज करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन हो तो परम्यूटेशन नहीं, वहां पे कॉम्बिनेशन ही यूज करना है, सी यूज करना, बट यहाँ पे क्या करना है? NPR का फॉर्मूला जो है उसको यूज करना पड़ेगा। और सिंपल क्या है? n में से हर फंक्शन के लिए मुझे n की सेट से डिस्टिंक्ट m एलिमेंट चाहिए, और वो भी एक ऑर्डर के साथ चाहिए। तो जब ये ऑर्डर आ जाते हैं मेरे पास परम्यूटेशन आ जाता है, और यही परम्यूटेशन क्या देगा मुझे? 1 फंक्शंस डिफाइन करेगा, बिकॉज मैं m एलिमेंट्स, एग्जैक्टली m एलिमेंट चूज कर रहा हूं। मैं m से छोटे कम भी नहीं चूज करा, m से ज्यादा भी चूज नहीं करा। अगर मैं m से कम यूज करूंगा तो वहां पे 1 चली जाएगी, बिकॉज अगर मैं m से कम एलिमेंट्स मैंने चूज कर लिए तो जो इधर का मेरा m का सेट से, ओके, इस सेट से कोई 2 एलिमेंट्स होंगे जिसको एक ही जगह पे मैप करना पड़ेगा, 1 चली जाएगी उस केस में। तो मुझे यहाँ पे m एलिमेंट्स को चूज करना है ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे कितने मैप बनेंगे? दैट विल बी NP। या क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर हुआ? कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होंगे इफ
my cardinality m is less than or equals to n, then there will be npm functions. And if my cardinality m is greater than n, ये तो हमने देख लिया, तो उस केस में फंक्शन क्या होंगे, 110 फंक्शन डिपेंड होंगे, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है जितने एलिमेंट्स ए में है उतने एलिमेंट्स ने बी में, तो हम क्या डिस्टिंक्ट वहां पे यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट वर्ड का वहां पे कोई फायदा ही नहीं रहेगा उस केस में, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1-1ness, number of 1-1 functions. Fine. So now let us take example to find the counting numbers of functions. So example that the first one, question 1, let A is a set, that is it contains 1 2 3, and B is defined as the set 1 2 3 4 and 5. Okay, now let f1 is a set such that all functions f is a function from A to B, such that be a function such that f of 1 is equals to 1 and f of 2 is not equals to 2. Okay, this is my first function which has certain condition, and the second one, f2 is all function f such that f is a function from A to B. Okay, be a function such that be a 1-1 function, be a 1-1 function such that f of 1 is equals to 1 and f of 2 is not equals to 2. Okay, then the cardinality of f1 and f2 respectively given by the first option 9,9, B is 20,10, C is 20,9 and D is 18,9. ओके, तो दो कंडीशंस हमें दी है, एक तो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है जिसकी सर्टेन कंडीशन है, एंड दूसरा नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फाइंड करना है जिसकी अगेंस्ट सेम कंडीशन है. ओके, तो देखिए गिवन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A is 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ B is 5. ओके, और क्या गिवन है, f of 1 is equals to 1 and f of 2 is not equals to 2. okay, so f of 1 is equals to 1, that means image of element 1 is what, fixed. this image is fixed. 1 के लिए जो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हमने बोला था कि ये मेरा m कार्डिनलिटी का है, ये n कार्ड, ओके, सो ये n कार्डिनलिटी का हमारा सेट था. ओके, और हर एक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, n ऑप्शंस थे, बट यहां पे 1 के लिए 1 फिक्स है, 1 के लिए 1 फिक्स है. अब क्या आता है, 2 के लिए 2 नहीं चाहिए बस, बाकी कोई भी होगा तो भी चल जाएगा. तो 2 के लिए ये नहीं चाहिए, 2 के लिए फिर कितने, 1 3 4 5. 2 के लिए कितने ऑप्शंस बाकी है, 4 ऑप्शंस है, राइट. सो image of 1 is fixed. Okay, the choices, or you can say f of 2 have 4 choices, which are that is 1 3 4 5, and f of 3 have how many choices, 3 के ऊपर कोई कंडीशन नहीं था, 3 को हम किसी को भी मैप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 को. सो have 5 choices, that is 1 2 3 4 5. okay,
So total number of functions, इन F1 की जो कंडीशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं, f ऑफ 1 मेरा 1 होना चाहिए एंड f ऑफ 2 जो है मेरा नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसमें कितने फंक्शंस होंगे, देखिए 1 के लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है, सो 1, 2 के लिए 4 कंडीशन पॉसिबल है एंड 3 के लिए 5 कंडीशंस पॉसिबल, दैट मींस 20। ओके, सो नंबर ऑफ फंक्शंस इन f1 इज 20। सो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 20। सो ये दोनों डिस्कार्ड हो गए, राइट। नाउ वी हैव टू डिफाइन another condition, that is one-to-one functions from this set to this set. Okay, so here to find the second case, to find the one-one function in f2, here cardinality of n, that is cardinality of b is 5, which is greater than, say, that is m, that is cardinality of a. Okay, and f of 1 is 1, that is fixed, and f of 2 is not equals to 2. So therefore f of 2 has 3 choices. f of 2 has 3 choices. कौन से वो choices? अगेन 1 को वो नहीं भेज सकता, देखिए 1 1 है, 1 की इमेज 1 हो चुकी है, 2 की इमेज 2 नहीं चाहिए एंड 1 को हम भेज नहीं सकते। अगर 1 को भेज दिया तो 1 1 हो जाएगा, तो 2 की इमेज क्या होगी, या तो 3 4 5। तो 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, f of 2 has 3 choices, that is 3 4 5, and f of 3 has how many choices, देखिए f of 3 के लिए ये जो 2 है उसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, 1 की भी वो इमेज नहीं होगी, 2 की भी वो इमेज नहीं होगी। तो 3 के लिए ये ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, 3 के लिए 1 ऑप्शन कभी नहीं होगा, 3 के लिए 1 कभी भी इमेज नहीं जा सकती, और 3 के लिए इन दोनों में से एक एलिमेंट कभी भी इमेज नहीं होगा जो कि 2 की इमेज है। तो बच्चे कितने, यहां से सिर्फ 2 बच्चे, कोई भी 2 हो गए, 3 4 5 में से कोई भी 2, जो तीसरा वाला होगा वो 2 की इमेज होगी। तो यहां से 2 ऑप्शंस बच रहे और यहाँ पे 103 के लिए भी कितनी इमेजेस है, 3 के लिए भी कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। सो f of 3 has 3 choices, that is 2 and other 2 which are not f of 2. Okay, so total number of functions, in set f2 is how many are there, f of 1 is 1, 1 के लिए एक ही चॉइस है, 2 के लिए 3 चॉइसेस है एंड 3 के लिए कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस, सो दैट विल बी 9। तो सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा 9। सो 20,9 will be our final answer. Okay, so the total number of functions which are 1 1 and satisfy this condition will be 20,9. So answer is what, option B. Okay, the second example, the number of 1 1 function from set A to set B where A is equals to 0 1 2 3 and B is equals to 1 2 3 4 5. Okay, is, the options are, option A is 60, option B is 40, option C is 100, option D is 120. Okay, solution क्या आएगा, solution में simple है, here cardinality of A is equals to m is equals to 4, cardinality of B is equals to 5 is equals to n, and this implies that m is less equal n, therefore total number of
1 functions from A to B is, how many are there? npm, that is equals to 5p4, that is 5 factorial. By the way, the formula is here, npm is equals to n factorial upon n minus m factorial. Okay, this is the formula for permutation. So 5 factorial upon 5 minus 4 factorial, that is 5 factorial divided by 1 factorial, that is same as 5 factorial, and that will be equals to 120. Okay, so total number of functions which are 1 from the set A to set B, where A and B are what? A has cardinality 4 and B has cardinality 5, will be equals to 120. So इतने नंबर ऑफ फंक्शंस आपको 1 मिलेंगे. सो अभी तक हमने डेफिनेशन देख लिया 1 फंक्शंस की, और उसकी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हमने देख लिया है कि 1 फंक्शन को दिखते कैसे या फिर उसको चेक कैसे कर ले. ओके, इनफैक्ट हमने ये भी देख लिया कि अगर आपके पास सेट ए सेट बी है, अगर आपके पास फंक्शन है ए टू बी, तो इसके नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने एग्जिस्ट करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन कार्डिनलिटी ऑफ ए एज वेल एज कार्डिनलिटी ऑफ बी ऑब्वियसली. सो यस, इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे है, जिसके लिए एक कंडीशन है, दैट इज मॉड ऑफ ए इज लेस इक्वल मॉड ऑफ बी. तो इस कंडीशन से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके मॉड ऑफ बी अगर ग्रेटर इक्वल मॉड ऑफ ए, सॉरी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए है. ओके, ये अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए है, तो ऑब्वियसली देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और ये यहां से क्या मिल रहा है, दिस इज माय नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, 1 फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए मुझे ये कंडीशन नेसेसरी है. क्लियर है. सो अगर इन जनरल आपको कोई फंक्शन दिया है, ओके, यू हैव अ फंक्शन f, फॉर एग्जांपल f of x is equals to x square और f of x is equal to mod x, f of x is equals to x to the power n into x to the power minus n. ओके, और कुछ भी और भी किसी टाइप का फंक्शन है, तो इस टाइप के जो फंक्शन है वो 1 है या नहीं. साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स दिया है, एक्स का कोई भी फंक्शन आपको दिया है और आपको पूछा है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं, गिवन डोमेन एंड कोडोमेन के ऊपर. तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि 1 अगर होता है तो कौन सी वो कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने के बाद आप बोल सकते हो कि यस दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन. जैसे कि अगर नेसेसरी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना ही होगा, बट अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे दैट डजंट मीन कि फंक्शन 1 है. राइट, सो दैट मीन्स अगर मैं ले रहा हूँ f, अगर मैं ले रहा हूँ -1 to 1 to r एंड f of x is equals to x square. ओके, आगे जाकर आपको पता ही चलेगा कि इन दोनों की क्वालिटी सेम ही है, बट फंक्शन इज नॉट 1 ऑन दिस इंटरवल. ऑन -1 to 1 फंक्शन इज नॉट 1. तो ये कंडीशन से आपको पता होना चाहिए नेसेसरी कौन सी है, सफिशिएंट कौन सी है. सो लेट अस सी द मेथड्स फ्रॉम व्हिच यू कैन इजीली चेक दैट वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 और नॉट. ओके, सो लेट अस राइट डाउन नेक्स्ट वन, दैट इज द methods to check 1 function. Methods to check 1 function, और the first one, that is very first one method, जो कि पता ही है सबको, अभी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि दिस इज नेसेसरी कंडीशन. Right, it is method 1 which is necessary condition for injectivity. दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इंजेक्टिव. मतलब अगर इंजेक्टिव होना होगा फंक्शन को तो पहले उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो समझ के चलो कि फंक्शन 1 नहीं है. ओके, दिस इज नेसेसरी. This is necessary. So the statement is if f is a function from a to b such that cardinality of a is cardinality of b, cardinality of a is greater than of cardinality of b, then f is not 1. ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको कि अगर डोमेन की कार्डिनलिटी बड़ी होती है, अगर आपके दो सेट्स है ए टू बी का, आपको फंक्शन डिफाइन करना है,
ओके इसके अगर एलिमेंट ज्यादा हो गए इससे, तो इसको तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट को तो एक ही एलिमेंट जाएगा, एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स को तो बिल्कुल नहीं जा सकता, राइट। तो इसके एलिमेंट्स अगर ज्यादा है और इसके कम है, तो इसके ज्यादा एलिमेंट्स एक एक एलिमेंट को मैप करेंगे तो यहाँ पे तो हमेशा एलिमेंट्स बचेंगे, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा अगर मुझे वन वननेस चाहिए तो इसलिए वन वननेस के लिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इक्वल भी हो सकती है। ओके सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन for one oneness. Okay, so the next one, that is method 2. Okay, which is what? Horizontal line test. Horizontal line test. So this is second one कि आप के पास अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप लेते हो और वो अगर टच हो रहा है किसी फंक्शन को, ओके तो वो एटमोस्ट वन होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा या फिर दो हो रहे तो वो फंक्शन वन वन नहीं होता। तो उसका एग्जांपल भी हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, दैट इफ a horizontal line if a horizontal line passes through a graph if a horizontal line passes through a graph more than once, then function has more than one x values for at least one y value और एटलीस्ट वन वाई, मतलब फंक्शन के लिए एक y मिलेगा आपकी रेंज सेट में, ना कि कोडोमेन में भी नहीं, रेंज सेट में आपको एक y मिलेगा जिसके लिए रेंज सेट में एक y मिलेगा जिसके लिए फंक्शन के दो पॉइंट्स होंगे जिसकी इमेज वो y है। दैट मींस दैट इज you can say there exists x1 comma x2 belongs to domain, okay, such that f of x1 is equals to f of x2 is equals to y, and then okay तो ये अगर हो रहा है then function is not one one, then function f is not one one, function f is not one one। ओके तो यार नोट क्या लिख सकते हैं आप, लेट अस राइट डाउन नोट। इफ नोट क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन if the graph of function intersect any horizontal line at most one point, at most one point, then f is 1 1। ओके तो ग्राफ ऑफ f जो है वो क्या होगा, एटमोस्ट वन मींस आइदर 0 और 1। ओके निगेटिव तो जाएगा नहीं बिकॉज हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो पॉइंट्स निगेटिव वैल्यूज उसकी निगेटिव होती है बट नंबर ऑफ पॉइंट्स कभी निगेटिव नहीं होते। तो वो एटमोस्ट 1 होगा या फिर 0 होगा। अगर 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर बात करें f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं डोमेन ले रहा हूँ 0 टू इन्फिनिटी, ओपन 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस वे से ग्राफ आएगा। ओके और यहाँ पे मैं -1 पॉइंट लेता हूँ तो इसके लिए आपको एक भी नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मैं y इज इक्वल्स टू -1, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अगर मैं चेक करने जाऊंगा फंक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ओके y इज इक्वल्स टू 1 पे क्या कर रहा है, एक भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, एटमोस्ट 1 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज 0।
अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी x y इज इक्वल टू 0 से आगे मैं ऊपर जाता हूँ तो कहीं पे भी अगर मैं ले लूंगा इंटरसेक्शन तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ओके, एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पे एग्जैक्टली 1। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ ऐसे ऊपर से जाएगा, निगेटिव में नहीं जाएगा वो, तो हर पॉइंट पे आप लेके चलो आपको एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन मिलेगा ग्राफ का और हॉरिजॉन्टल लाइन का। इनफैक्ट x इज इक्वल्स टू 0 ये जो मेरी लाइन है, ओके सॉरी y इक्वल्स टू 0 ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन पे भी आपको x इक्वल्स टू 0 यही एक पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इधर 0 और 1 दैट इज एट मोस्ट 1। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, फिर 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो दिस इज माय 1 1 फंक्शन। और जैसे कि अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा, जैसे कि x स्क्वायर अगर मैंने ले लिया, फंक्शन वही ले रहा हूं मैं बट डोमेन ले रहा हूं मैं r, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो x इक्वल्स टू 0 से। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू है, मतलब मैंने एक भी y को मुझे ऐसा मिला जिसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में डालता हूं तो वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो फंक्शन क्या होता है, 1 1 नहीं रहेगा। ओके, इस केस में वो फंक्शन क्या नहीं रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा। सो दिस इज मेथड नंबर 2। नाउ थर्ड वन, मेथड 3 that is derivative test। ओके, आगे जाके हम डेरिवेटिव भी देख लेंगे कि डेरिवेटिव क्या है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट। if, okay, the statement is if f of x is a differentiable function such that if f of x is a differentiable function on domain A such that, or let us take just differentiable function, f of x is a differentiable function such that derivative f dash of x is strictly greater than 0 for all x in the domain, or f of x is f dash of x is strictly less than 0 for all x in the domain, then the function f is 1 1 function, then the function f is 1 1 फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शन का डोमेन पे, होल डोमेन पे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है तो उस केस में फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन। तो इसके हेल्प से आपको आराम से पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 1 कहाँ, बिकॉज ये रिजल्ट बहुत हेल्पफुल रहता है। कभी भी कोई भी फंक्शन या फिर सीक्वेंस भी आपको अगर आगे जाके जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे वहां पे भी आपको चेक करना होगा कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो रही है या फिर डिक्रीजिंग हो रही है। तो जो सीक्वेंस है आपको, जैसे कि आपको सीक्वेंस दे दी गई 1/n, ओके, एस एन इज इक्वल टू 1/n, तो इसका एफ ऑफ एक्स में कन्वर्जन कर दी, दैट विल बी 1/x। इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज व्हाट, -1/x स्क्वायर विच इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू इंफिनिटी, माइनस सिंगलटन 0। ओके, बट हमारा x क्या है, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ n से, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज माय डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यू कैन इजीली चेक दैट। ओके, तो ये हमेशा होगा। और जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, राइट, आपको आगे जाके सीक्वेंस के बारे में पता चल ही जाएगा कि SN + 1 माइनस SN, इससे भी आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक कर सकते हो आप, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि n के बाद n + 1 ही आएगा। ये बात आपको पता है कि n के बाद n + 1 ही आएगा, इसलिए ये जो मेथड है ना कि ये ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 है, इससे हम इंक्रीजिंग एड या फिर डिक्रीजिंग है नहीं चेक कर सकते, बट ये फंक्शन में हम यूज नहीं करते। अब देख लीजिए फंक्शन में कभी आप ऐसे नहीं करोगे कि f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन 0। हमेशा यूजुअली ऐसा हो सकता है
बट यहाँ पे हमें पता है कि n के बाद n+1 को ही आना है, बट यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो x के बाद x+h कभी नहीं आता, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू x+h, x विल नेवर बी इक्वल्स टू x+h, राइट। एंड इसी वजह से ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, इन दोनों that are interval, it form a interval x to x+h, so there are uncountably many points here, क्लियर है, देयर आर अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। सो आपको यहाँ पे ये कंडीशन यूजुअली आप यूज नहीं करते, बट यहाँ पे आप बहुत अच्छे से यूज करते हो। जब आप सीक्वेंस पढ़ते हो आपको मोनोटोनिसिटी, और हम भी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इस कंडीशन को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। बट अल्टीमेटली आपको अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो आप डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हो, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, राइट। सो लेट अस राइट डाउन वन नोट which says if f is 1 1, then f dash of x need not be, f is 1 1 then f dash of x need not be positive or negative, positive or negative for all x in the domain, okay, for all x in the domain f of x need not be positive or negative. So for example you can check example, f is a function from R to R such that f of x is equals to x cube, okay। so यहाँ पे अगर बात करें, यस दिस फंक्शन इज एक्चुअली नॉट 1 1, यस इट इज अ 1 1 फंक्शन, बट यहाँ पे अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लीजिए दैट इज एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। बट द थिंग इज दैट f is 1 1, right, f is 1 1, but what is f dash of 0, that is 3 times 0 square, that is 0। मतलब अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है स्टिल मे बी दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन 0 आ रहा है फिर भी पॉसिबल, दैट मींस दैट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, द स्टेटमेंट, द कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर फंक्शन 1 1 है देन आल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या फिर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ओके। सो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए कि दैट व्हाट इज f dash of x is the derivative of f of x, okay। so this is the next condition. Now next one, number 4, method 4, that is actually a algorithm जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो 1 1 है या नहीं, okay। so the algorithm is let x1 comma x2 be arbitrary elements, let x1 comma x2 be arbitrary elements in the domain, ओके। तो डोमेन से क्या करना है, कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट्स को उठा के लाना है, कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट्स उठा लो, सच दैट कंडीशन ले लीजिए f of x1 is equals to f of x2, okay। so if f of x1 is equals to f of x2 implies x1 is equals to x2 for all x in the domain, for all x in the domain, then f is 1 1 function, otherwise not, मतलब इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा, अदरवाइज नॉट, ओके। तो सिंपली क्या है कि f 1 1 करने के लिए क्या करना है, दो पॉइंट से इक्वल अगर आता है तो उनकी, मतलब दो इमेजेस अगर इक्वल आते हैं तो उनकी जो
पॉइंट्स है जिसकी इमेज वो है, वो दोनों पॉइंट्स भी इक्वल चाहिए. ओके, दिस इज द कॉन्वर्स, यू कैन आल्सो से दिस इज ट्रू. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड वन, इफ or let x1 comma x2 be arbitrary elements in the domain. x1 comma x2 be arbitrary elements in the domain. Now if f of x1 is not equals to f of x2 implies x1 is not equals to x2. मतलब इमेजेस सेम नहीं होगा तो श्योरली एलिमेंट्स भी सेम नहीं होंगे. अगर ये कंडीशन हो रही देन f is 1 1, देन f is 1 1 फंक्शन. ओके, जब क्या होगा इस केस में 1 1 फंक्शन हो जाता है. सो लेट अस राइट डाउन वन नोट. वो नोट क्या कहती है कि जो 1 1 नेस है वो 1 1 नेस कहाँ पे डिपेंड करती है? डोमेन पे. सो विच सेज इंजेक्टिविटी is depends on the domain of the function. इंजेक्टिविटी क्या है? जो फंक्शन की डोमेन है उसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट? सो a1, if I'm taking a1 is equals to -1 to 1 and a2 is equals to 0 to 1, then f of x is equals to mod x is an. ओके, तो मैंने -1 to 1 डोमेन ले लिया एंड इमेज उसके क्या आ जाएगी? 0 to 1. ओके, देन f of x is equals to mod x is an 1 1 function in a2 is a 1 1 function on a2 but not 1 1 function from is 1 1 function from a2 to r. okay, but not 1 1 function from a1 to r. ओके, सो ये डोमेन जो है उसके ऊपर जो 1 1 नेस है वो डिपेंड करती है. क्लियर हुआ? तो दिस इज बेसिकली 1 1 नेस फंक्शन. हम आगे जाके फिर से जब हम फंक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां पे फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके अगेन. ओके, सो दिस इज ऑल इन टुडेज लेक्चर जहाँ पे हमने 1 1 नेस देख लिए एंड यस होपफुली सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं 1 1 नेस के. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.